नमस्कार दोस्तों। रोचक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे ख्याति प्राप्त कथाकार दीपक शर्मा जी की कहानी खमीर। तो आइए सुनते हैं कहानी। पुस्तकालय में उस समय अच्छी खासी भीड़ थी। इश्यू काउंटर पर अति व्यस्त होने के कारण सुधा मुझे पुस्तकालय में प्रवेश करते हुए नहीं देख पाई। चपरासी द्वारा मैंने ही उसे संदेश भिजवाया कि उसके निर्देशक के कमरे में मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। हाथ का काम निपटाकर सुधा जब वहां पहुंची तो छुट्टी देने के मामले में कठोर व कंजूस रहते हुए भी उसके निर्देशक ने उसे मेरे साथ जाने की अनुमति सहजता से दे दी। क्या बात है। निर्देशक के कमरे से बाहर निकलते ही सुधा कांपने लगी। अभी बताता हूँ। लंबे डग भरकर मैं उस विशाल भवन से बाहर हो लिया। क्या हुआ? सुधा लगभग भागती हुई सी मेरे पीछे चली आई। सुबह गहरी धुंध थी। स्कूल जाते समय नमिता की स्कूटी पुल पर सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई। अपने स्कूटर के पास पहुंचकर मैंने अपना हाथ सुधा की पीठ पर धर दिया। परिवार में जब भी कोई प्रमुख घटना घटती, मैं इरादतन उसे सुधा के संग अपने उलझाव को प्रकट करने का हीला बना देता। मेरी घनिष्ठता के संकेत संवेदनात्मक भी रहते और स्पष्ट भी। सुधा का रंग सफेद पड़ गया, परंतु वह तनिक भी रोई अथवा चीखी नहीं। ट्रक उसे कुचलकर आगे चलता बना। विचलित होकर मैंने अपना हाथ उसकी पीठ से हटा लिया। कुचलकर? सुधा ने आभासित शांति बनाए रखी। पता मिलते ही मैं बाबूजी को लेकर अस्पताल पहुंचा। मेरी शोकग्रस्त छवि ही इस अवसर के लिए अधिक उपयुक्त थी। खून से लथपथ नमिता को देखते नहीं बन पा रहा था। मैंने जेब से अपना रुमाल निकालकर अपना नाक ढांप लिया। आजकल की फिल्मों में भी फिल्म निर्देशक अपने पात्रों को रुलाई के दृश्यों में आंखों की बजाय नाक से बह रहे पानी को संभालते हुए दिखाते हैं। बाबूजी कहाँ हैं? बहन का शोक भुलाकर बहन पिता के प्रति चिंतित हो उठी। वह अस्पताल में सरकारी नियमों से उलझ रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं जब तक सारी नियमितताएं पूरी न होंगी हम नमिता का शव उठाने न देंगे। बाबूजी को इस समय अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। सुधा अपनी देह की कपकपी को नियंत्रित करने में पूर्णतया असमर्थ रही। मैं जानता हूं। मैंने अपना स्वर कोमल, अति कोमल कर लिया। इस समय तुम्हारा बाबूजी के पास रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए तो इतनी दूर तुम्हें लिवाने चला आया। चलिए। सुधा तुरंत मेरे स्कूटर की पिछली सीट पर बैठ ली। सुधा की उपस्थिति में गजब का खमीर था। ऐसा खमीर जिसके स्पर्श मात्र से मेरे जीवन का स्वाद बदल जाता। तुम अपना हाथ मेरी पीठ पर रख लो। स्कूटर चलाते ही मैंने सुधा से विनती की। ऐसा न हो तुम कहीं गिर जाओ। नहीं, मैं सीट की स्प्रिंग को कसकर पकड़े हूं। मैं गिरूंगी नहीं, सुधा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। स्कूटर के सामने वाले शीशे में मैंने स्पष्ट देखा, सुधा की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा रास्ते भर बहती रही, परंतु प्रत्यक्ष में एक भी सिसकी, एक भी आह सुनाई न दी। मैं उसी गुदगुदाहट से भर उठा जब मैं नमिता को जब तब अपने आंसू अथवा क्रोध छुपा लेने के मूर्खतापूर्ण प्रयास करते हुए देखता था। इस परिवार की लड़कियों को भ्रम नहीं तो क्या था, जो समझती कि जब तक वे अपने विद्रोह अथवा व्यथा के तूफान को अपने अंदर समेटे रहेंगी तब तक उनकी निरुपायता के रहस्य अछुंड बने रहेंगे। परिवार से मेरा परिचय उनके पिता के माध्यम से हुआ था, जो उसी अखबार में एक पुराने कंप्यूटर ऑपरेटर थे जहां 10 साल पहले मैंने अपनी पहली नौकरी शुरू की थी। परिवार में वे 5 लड़कियां थीं। दूसरे नंबर की नमिता को छोड़कर सभी पिता के घर पर पड़ी थी। सबसे बड़ी सुजाता विधवा थी। 6 वर्ष पहले उसके पति को दिल का जो दौरा पड़ा तो वह तुरंत चल बसा। सुजाता के ससुराल वालों ने शीघ्र ही उस पर स्पष्ट कर दिया कि अब उसे अपने तथा अपनी दोनों बेटियों के भरण पोषण के लिए अपने मायके लौटना होगा। तीसरे नंबर की वनिता का विवाह दहेज न देने के लोभ में एक ऐसे युवक से कर दिया गया था जो नॉर्वे से केवल 10 दिन के लिए भारत आया हुआ था।
विवाह के चौथे दिन उसने वनिता पर यह प्रकट कर दिया कि वह उसके साथ नॉर्वे तभी जा पाएगी जब उसके बाबूजी उन दोनों की टिकटों का प्रबंध कर देंगे। जल्दी में एक ही टिकट का प्रबंध हो पाया था और उस पर वह लड़का नॉर्वे लौट गया था। फिर जब 5 महीने तक उस लड़के ने वनिता की सुध न ली थी और उसको भेजे गए सभी पत्र, सभी संदेश, सभी कॉल्स निरुत्तर रहे थे और वनिता के ससुराल वालों पर दबाव डालने पर वहां से 2 टूक उत्तर मिला था, नॉर्वे जाकर पता कीजिए, तो मन मसोस कर अंततः वनिता ने अपने लिए फिर यहीं नौकरी ढूंढ ली थी। ऐसी परित्यक्ता का दूसरा विवाह भी अब असंभव ही था। चौथे नंबर की कविता को भी दुर्भाग्य की तेज झोंका भट्टी ने न बख्शा था। जिस परिवार में अपने सामर्थ्य से बढ़कर दहेज देकर उसे ब्याहा गया था, उसे कविता फूटी आंख न सुहाई थी और उनके लोभ व अत्याचार से बचने के लिए वह पिता के घर लौटने पर विवश कर दी गई थी। 5वीं सुधा थी, जो अद्भुत लावण्य की स्वामिनी होते हुए भी पिता की साधन विहीनता तथा भयार्थता के कारण जीवन पर्यंत अविवाहित रहने के लिए बाध्य थी। नमिता से मैंने मजबूरी में शादी की थी 8 वर्ष पहले। उसे तब हाल ही में एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका की पक्की नौकरी मिली थी और उसके मासिक कोष को मैं अपनी सुविधानुसार तात्कालिक प्रयोग में लाना चाहता था। उन दिनों जिस कमरे में मैं किराए पर रहता था वह एकदम खाली था और मेरी तनख्वाह तब ऐसी न थी जो मुझे वृत्ति मूलक उपकरण शीघ्र उपलब्ध करा सकती। मेरे पिता कस्बापुर के एक दूरवर्ती और पिछड़े गांव के एक स्कूल के हेडमास्टर थे। 3 बहनों और 2 भाइयों में मैं चौथे नंबर पर था। बचपन से ही मैं मेधावी और उपाय कुशल रहा। 12वीं तक अपने पिता वाले स्कूल में निःशुल्क पढ़ा और फिर एक कृपालु पुलिस अफसर के संरक्षण व सहायता से इस बड़े शहर की यूनिवर्सिटी व उसके छात्रावास में मैं दाखिला पा गया। पढ़ने के साथ साथ एनसीसी, एनएसएस, हॉकी, वाद विवाद तथा गीत संगीत में भी जमकर नाम कमाया। सभी सर्टिफिकेट तथा जनसंपर्क मेरे काम आए और अपने इस समाचार पत्र में एक प्रमुख संवाददाता के रूप में स्थापित होने में मुझे अधिक समय नहीं लगा। शादी करते ही इस शहर में मेरी जड़ें और मजबूत हो गईं। घर में कुर्सियां आईं, मेज आईं, मेरी तनख्वाह बढ़ी, टेप रिकॉर्डर आया, टेलीविज़न आया। नमिता की तनख्वाह बढ़ी। नमिता के परिवार के पड़ोस में घर लिया ताकि आने वाले अनिल के पालन पोषण में उसके परिवार की सेवाएं मिलती रहें। अनिल आया, अनिल का पालना आया। मेरी तनख्वाह बढ़ी, खिलौने आए। नमिता की तनख्वाह बढ़ी, दूसरा बेटा सुमित आया, पलंग आए। मेरी तनख्वाह बढ़ी, एक और कमरा किराए पर लिया गया, सोफा सेट आया। नमिता की तनख्वाह बढ़ी, मेरी स्कूटी आई। मेरी तनख्वाह बढ़ी, मेरा स्कूटर आया और मेरी स्कूटी नमिता के काम आने लगी। नमिता के दाह के बाद भी कई दिनों तक पूरा परिवार शोकग्रस्त रहा। उनका विषाद व विलाप इतना गहरा था कि मैंने धैर्य रखने में ही अपनी भलाई देखी। जब परिस्थितियां मुझे अनुकूल लगी तो मैंने नमिता के पिता को अपने कक्ष में बुलाया। बच्चों को अब मैं वापस घर पर लिवा लाना चाहता हूँ। बुढ़ाऊ जैसे ही मेरी सामने वाली कुर्सी पर बैठा, मैंने भूमिका बांधी। आखिर वे कब तक आपके पास बने रहेंगे? अभी कुछ दिन और उन्हें वहीं रहने दीजिए। बुढ़ाऊ तुरंत आंसू गिराने लगा। ये दिन बड़ी यातना के हैं। मैंने अपना हाथ माथे पर फेरा। रसोई के खाली बर्तन मेरा मुंह ताकते हैं, धूल सने कपड़े मुझे मुंह चिढ़ाते हैं और सूने कमरे मुझे काट खाने को दौड़ते हैं। सोचता हूँ बच्चों के संग सुधा को भी विधिवत घर ले आऊं। आप सुधा को ठीक से जानते नहीं। बुढ़ाऊ चतुराई पर उतर आया। वह आपका घर बार नहीं संभाल सकेगी। आप उसे कहीं तो ब्याहेंगे ही ना। मैंने बुढ़ाऊ की दुखती रग छेड़ी। किसी ना किसी का घर बार तो वह संभालेगी ही ना। सुधा बहुत जिद्दी है, कहती है मैं कभी ब्याह न करूंगी। उसकी बात मानने की भूल कभी मत करिएगा। मुझे अपनी झल्लाहट पर कड़ा नियंत्रण रखना पड़ा। हमारे हिंदू शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश हैं,
कन्या के पिता को कन्यादान करने पर ही सद्गति प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद जो दंड मुझे मिलेगा वह मैं सह लूंगा। बुढ़ाऊ टस से मस नहीं हुआ, परंतु जिंदगी रहते मैं सुधा की इच्छा के विपरीत कभी नहीं जाऊंगा। सुधा को मनाने का जिम्मा मेरा रहा। मैंने पैंतरा बदला। आपके घर पर आज मैं शाम 7 बजे आऊंगा और सुधा आपके लिए सर्वथा अयोग्य रहेगी। मैं जानता हूं आप जैसे सुपात्र को रिश्तों की भला क्या कमी होगी। ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं, मिनिस्टर क्या और अफसर क्या, और भी कई बड़े से बड़े लोग आपको जानते पहचानते हैं, किंतु मैं जानता हूं सुधा मेरे लिए भी सही रहेगी। मैंने अपना आग्रह दोहराया, और बच्चों के लिए भी। सुधा बहुत ही लापरवाह और गैर जिम्मेदार लड़की है। बुढ़ाऊ ने फिर आंसू गिराए। मेरी नमिता सरीखी नहीं, जो पृथ्वी के समान थी, धीर, गंभीर और सहनशील। नमिता का शोक मुझे भी कम नहीं। मैं भी बुढ़ाऊ के नाटक में सम्मिलित हो लिया, किंतु जीवन हमसे साहस मांगता है, धैर्य मांगता है। क्या करूं? बुढ़ाऊ का क्रंदन बढ़ चला। मेरे पास अब धैर्य नहीं रहा, अंश मात्र भी नहीं। नमिता ने मेरी बूढ़ी आंखों के सामने दम तोड़ा है। आप घबराइए नहीं। अपनी कुर्सी से उठकर मैं बुढ़ाऊ के पास जा खड़ा हुआ और उसके दोनों कंधों पर अपने हाथ टिका दिए। मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। मुझे एक हत्यारे का साथ नहीं चाहिए। बुढ़ाऊ ने तुरंत मेरे हाथ नीचे झटक दिए और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आप क्या कह रहे हैं? मैं आश्चर्य से भर गया। आंखें मूंद लेने से पहले नमिता के होठों ने ब्रेक शब्द बुदबुदाया था। बुढ़ाऊ ने अपना वार जारी रखा। तो क्या हुआ? मैंने बुढ़ाऊ को समझाने की चेष्टा की। ट्रक को सामने पाने पर नमिता ने स्कूटी की ब्रेक लगानी चाहिए होगी और वह विफल रही होगी। वह इसलिए विफल रही क्योंकि घर के 100 काम निपटाकर जब वह हड़बड़ाहट में स्कूल के लिए निकली तो यह न देख पाई कि उसकी ब्रेक से छेड़छाड़ की गई थी, और अपने देहांत से पहले नमिता आप ही को दोषी बोल गई है। नमिता का आरोप सही था, परंतु मैंने अपने होश हवास कायम रखे। आपको जरूर सुनने या समझने में गलती हुई है। मैंने बुढ़ाऊ को जबरन अपने अंक में ले लिया। फिर भी मेरा यह सौभाग्य है जो आपने अपनी गलत फहमी मुझ पर प्रकट की और उसे दूर करने का मुझे अवसर प्रदान किया। मुझे क्षमा करें। शायद मेरे कोमल, मृदु व धीमे स्वर ने बुढ़ाऊ को छू लिया, या शायद वह मेरे विरुद्ध कोई ठोस सबूत अथवा साहस नहीं जुटा पाया। नमिता के वियोग ने मुझे विक्षिप्त कर दिया है। मैं कई बार अंट शंट बकने लगता हूँ। इसी सप्ताह आपकी सुविधानुसार किसी भी दिन एक सादे से समारोह का आयोजन कर लेंगे। बुढ़ाऊ की कांप रही देह को मैंने अपनी बाहों की टेक दी और बच्चे सुधा के साथ यथापूर्वक घर लौट आएंगे। वे बच्चे तो देव पुरुष हैं। बुढ़ाऊ ने मेरी टेक अस्वीकारी। उन्हें तो कोई भी बहला लेगा। आप जिस किसी से भी दूसरी शादी करेंगे वे देव पुरुष उसी का दिल जीत लेंगे। बुढ़ाऊ की दृढ़ अडिग नीति घोषणा के सम्मुख घुटने टेकने पर मैं बाध्य रहा और अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए हाँक दिया। हाँ, शादी के लिए मुझे प्रस्ताव तो कई आ रहे हैं, किंतु आप बहुत समझदार हैं। बुढ़ाऊ अपने मुख पर विदा मुद्रा ले आया। आप अवश्य ही सही जगह पर हाँ करेंगे, फिर मिलेंगे। बुढ़ाऊ को मैंने रोका नहीं। उस समय उसका वहां से चले जाना ही बेहतर था। मुझे एकांत चाहिए था। एकांत में मैं रोना चाहता था, सचमुच का रोना। जीवन ने क्यों मुझे समग्र व सर्वांगिक प्रेम से अलग थलग व वंचित रखा? मेरे भीतर रहस्यमय उस खमीर की लालसा व अनुपस्थिति क्यों इतनी दुस्साध रही? यकीन मानिए, मैं शोक मनाना चाहता था, नमिता के निमित्त नहीं, केवल अपने हेतु। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।